नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल IICT इंस्टीट्यूट की एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की यह वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जो आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं। तो आधार सेवा केंद्र लेने के लिए सबसे पहले आपको आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट लेना होता है। उसके बाद IIBF का भी सर्टिफिकेट लेकर BC लेना पड़ता है। तो मैं आज आपको आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर एग्जाम से संबंधित क्वेश्चनों का एक महत्वपूर्ण संकलन लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकता है। यानी इसमें कह रहा है कि ऐसी कौन सी कमी होने पर सत्यापनकर्ता सत्यापन करने के लिए मना कर सकता है। तो ऑप्शन इसमें है यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदले गए हैं, यदि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत किया जाता है, तो यदि निवासी पते के प्रमाण के रूप में बिजली बिल जमा करता है तो दोस्तों सत्यापनकर्ता को अगर किसी भी चीज़ की डाउट होती है तो वो कभी भी मना कर सकता है। तो मना करने के रीज़न यही है कि अगर उसे पता चलेगा कि विवरण बदले गए हैं या फोटोकॉपी हैं या फिर निवासी पते के प्रमाण के रूप में बिल जमा करता है, तो इन सभी ऑप्शन गलत होने पर या इन कोई भी अगर विकल्प ऐसा हुआ तो सत्यापनकर्ता सत्यापन करने के लिए मना कर सकता है। तो इनमें से हमें क्या देना है, इनमें से सही ऑप्शन आपको देना है कि यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदले गए हैं, अगर ऐसा होता है तो सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकता है। और यदि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत किया जाता है तो इस विषय में भी सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकता है। यही दो ऑप्शन आपके सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यदि निवासी पते के प्रमाण के रूप में बिजली बिल जमा करता है, तो पते के प्रमाण के लिए बिजली बिल की आवश्यकता नहीं होती है, बिजली बिल नहीं लिया जाता है। यही दो ऑप्शन अगर इसमें त्रुटि पाई जाती है तो सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं। इसलिए आपको दोनों एक और दो विकल्प चूज करना है, तीसरा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीओआई। पीओआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए निवासी के नाम, निवासी के नाम यहाँ पे जगह खाली है, कह रहा है निवासी के नाम युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है। तो जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए निवासी के नाम एक फोटो युक्त दस्तावेज की आवश्यकता होती है जो आधार अपडेशन में लगा करती है। तो यहाँ पे आपको फोटो युक्त का मतलब फोटो वाला ऑप्शन आपको चौथा नंबर सेलेक्ट करना है, फोटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। इसमें कह रहा है कि यदि आप आधार सेवा केंद्र अगर आप चलाते हैं तो किसी निवासी ने आपसे आधार नामांकन के लिए संपर्क किया। पीओआई में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है, यानी जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन का प्रमाण है उसमें नाम लिखा है चंद्र प्रसाद, जबकि पीओए प्रूफ ऑफ एड्रेस में यह चंद्रशेखर है। ठीक, यानी दोनों में नेम डिफरेंट है। आप इस तरह के एक मामले में क्या करेंगे? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा मामला आता है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में नाम अलग हो, प्रूफ ऑफ एड्रेस में नाम अलग हो, तो आप इस तरह के मामले में सीधे आवेदन को अस्वीकार कर दें तो ही अच्छा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे अस्वीकार करें वाला ही हमें सिलेक्ट करना है
और ये चीज़ आपको भी समझना है कि इस तरह की गलती आप भी ना कभी करें। ठीक है। चौथा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कि आवेदन को अस्वीकार करें। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो निवासी प्रमाण में एक ही नाम में भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे। कह रहा है कि यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेजी प्रमाण में एक ही नाम में भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे। क्या करेंगे, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र में दिया हुआ नाम दर्ज करेंगे, निवासी का पूरा नाम दर्ज करें, निवासी द्वारा सुझाए गए नाम को दर्ज करें और पीओए दस्तावेज में नाम को दर्ज करें। तो नाम को दर्ज करने के लिए आपको पीओए जो दस्तावेज जो होगा उसमें जो नाम होगा वही आपको दर्ज करना है। यही आपको ऑप्शन में भी सिलेक्ट करना है कि पीओए दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करें। ठीक है, क्योंकि नाम को चेंज करने के लिए पीओए लगा करता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस। उसी से आप नेम चेंज कर सकते हैं और उससे आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए। कह रहा है ऑपरेटर जो बनने वाला होता है उसको ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले इन कथनों में से क्या करना चाहिए जो ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 में कह रहा है अपनी पढ़ाई को पूरा करें और अपने कार्यालय के दौरान किसी अन्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों में संलग्न ना रहे। और दूसरा कह रहा है प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेटेड और प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री ले। सी और जावा सी और जावा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षित हो। दिए गए सभी विकल्प। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ऑपरेटर बनने से पहले आपको क्या करना होता है आपको भी जानकारी है कि आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और लेने का मतलब होता है कि आप प्रशिक्षण लें। तो प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेटेड और प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री लें, ये आपको देना होगा। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन कह रहा है पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी शुल्क अतिरिक्त पैसे के लिए ना कहें। तो जो पर्यवेक्षक होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उनको यह निश्चित करना चाहिए कि नामांकन केंद्र के जो कर्मचारी हैं वो निर्धारित शुल्क पर ही कार्य करें, उनसे ज़्यादा पैसे ना लें। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यही पूछता है सही है गलत। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेते हैं और आपके खिलाफ किसी ने शिकायत कर दी तो आपका आधार सेवा केंद्र बंद भी हो सकता है और उस पर पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। तो आपको निर्धारित शुल्क के अलावा अतिरिक्त शुल्क लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको सही विकल्प पर चयन करना है। ठीक है, इससे अधिक पैसे नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपक्रमों बैंकों सहित कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में, यहाँ पे ब्लैंक है, के रैंक से नीचे नहीं हो को ही प्रमाणक के रूप में तैनात किया जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि आधार सेवा केंद्र के लिए जो सेवानिवृत्त या सेवारत अधिकारी होते हैं सरकार के, तो उनमें से कौन सी कैटेगरी के सत्यापनकर्ता के रूप में तैनात किए जाते हैं अधिकारी। तो ग्रुप सी जो होता है, ग्रुप सी से कम के रैंक वाले अधिकारी को सत्यापनकर्ता के लिए तैनात नहीं किया जाएगा। ठीक है, ग्रुप सी मिनिमम योग्यता, ग्रुप सी रैंक मिनिमम ग्रुप सी होनी चाहिए। यही आपको विकल्प चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जानकारी के मदों के में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और सत्यापन नहीं किया जाता। तो
जो जानकारी मांग रहा है यहाँ पे, कह रहा है निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता। तो जो रिकॉर्ड के लिए दर्ज किया जाता है, सत्यापन उनका नहीं होता, वो होता है कि वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी। अगर वो वयस्क है तो उसकी जानकारी ली जाती है कि उसके माता पिता कौन है, क्या नाम है, इन सब चीज़ों की जानकारी ली जाती है। आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। तो जो परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक क्रम होता है, वो होता है कि POR दस्तावेज सत्यापित करें, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। जब आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दस्तावेज सत्यापित करेंगे तो उस दस्तावेज में पिता का नाम यानी रिलेटिव का नाम और एड्रेस मेंशन रहता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस POR दस्तावेज में। यही दस्तावेज लगाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको चूज करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब परिवार के नामांकन करवा रहे हो तो परिवार में मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई परिवार के नामांकन करवा रहे हो तो परिवार के मुखिया को हमेशा साथ में जाना चाहिए। ये कथन सही है, सच में टिक लगाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो इनरोलमेंट जब वो करवाएगा आधार नामांकन केंद्र में तो उसके द्वारा गलती भी हो सकती है। तो चेक करने के लिए, देखने के लिए एक परिवार का मुखिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन या अद्यतन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। तो जब परिवार के मुखिया के माध्यम से सत्यापन होता है, यानी हेड ऑफ फैमिली के जब डॉक्यूमेंट्स लगा करते हैं तो उस सब टाइम में परिवार के मुखिया का विवरण भी सत्यापित किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका झूठ है, सच में होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं है कह रहा है तो झूठ लगाएंगे, अगर कह देता अनिवार्य है तो सच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। तो परिवार के मुखिया का नामांकन जो किया जाता है तो उनके संबंधों का विवरण करना उल्लेख आवश्यक नहीं है। कह रहा है कि सच है कि झूठ। तो जब भी किसी का आप नामांकन करेंगे तो उसमें परिवार के मुखिया का या गार्जियन का नाम का उल्लेख तो होता ही है, इसलिए आपको ये कथन झूठ आवश्यक नहीं है कह रहा है तो झूठ पे टिक लगाएंगे। अगर कह देता कि आवश्यक है तो आपको सच में सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे आवश्यक नहीं है कह रहा है तो झूठ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। तो जब परिचयकर्ता आधारित नामांकन किया जाता है तो परिचय करने वाला, तो उस मामले में कह रहा है कि अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। तो नाम के साथ उसकी बाकी भी डिटेल ली जाती है, तभी उसका सत्यापन होता है। इस कथन को आप झूठ में सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आधार में जाति और धर्म का उल्लेख नहीं होता है, उसका कॉलम नहीं होता है। आधार में सिर्फ नेम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम और एड्रेस, इस चीज का मेंशन रहता है, और लिंग, इन चीजों का उल्लेख रहता है। बाकी आपका धर्म और जाति का उल्लेख नहीं रहता। आपको झूठ पर टिक लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसकी या उसके आधार पत्र
निमित्त सत्यापित किया जाना चाहिए। यानी जब परिवार के मुखिया के आधारित नामांकन के मामले में कह रहा है कि परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसकी या उसके परिवार पत्र पर निमित्त सत्यापित किया जाना चाहिए। तो जब भी किसी का बच्चे का एक आधार बनाया जाता है परिवार के सदस्य का, तो उसमें से एक परिवार के मुखिया का आधार भी लगाया जाता है, उसी के उससे बनाया जाता है। तो वो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, ऑप्शन सच में, ठीक है, ये सत्यापित किया जाना चाहिए, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। तो जो आवासीय पता होता है वो जनसांख्यिकीय जानकारी तो होती है, लेकिन नामांकन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, झूठ या सच कह रहा है। तो जो जानकारी जो नामांकन के लिए आवश्यक होती है वो क्या होती है, नहीं होती है, झूठ है, ठीक है। यानी आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसंख्या जानकारी है, तो आवासीय पता जनसंख्या जानकारी नहीं होती है, वो तो एक पते का प्रमाण होता है जो नामांकन के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल नहीं, ये नामांकन के लिए आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। झूठ, झूठ में आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है। तो परिचयकर्ता कौन हो सकता है, परिचयकर्ता हो सकता है परिवार का मुखिया, कोई भी भारतीय नागरिक, एक किसान और पंजीयक के कर्मचारी। तो परिचयकर्ता पंजीयक के कर्मचारी हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाम एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। तो नाम तो जनसांख्यिकीय जानकारी होती ही है और उसे नामांकन के दौरान प्रदान करना भी आवश्यक होता है। बिना नाम के आपका आधार कैसे बनेगा, आपको नाम देना पड़ेगा, पिता का नाम देना पड़ेगा, एड्रेस वगैरह सब देना पड़ेगा, वही आपका आधार में प्रिंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेटर को एक निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। तो ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही फॉर्म में कोई जगह होती है ना मोबाइल नंबर के लिए। आपको यहाँ पे झूठ पर सेलेक्ट करना है। जो फॉर्म होता है उस पर आप जो निवासी होता है उसका मोबाइल नंबर फिल करने की डिटेल नहीं दी जाती है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में जीपीएस निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। तो ऑपरेटर को प्रत्येक दिन नामांकन की शुरुआत करने से पहले जीपीएस डिवाइस को कैप्चर करना बहुत आवश्यक होता है। ये यूआईडीआई की गाइडलाइन में दिया गया है। अगर आप कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको जीपीएस निर्देशांक कैप्चर करना बहुत आवश्यक है, ताकि पता चले कि आप किस जगह कार्य कर रहे हैं, अपनी लोकेशन में कर रहे हैं या किसी और लोकेशन में, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, सच है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से निम्न में से कौन सी जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जाएगी। तो जब नामांकन बच्चों का किया जाता है तो उस समय आपको क्या क्या डिटेल आपसे ली जाती है या आप क्या क्या लेते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आप अगर आधार बनवाने गए होंगे आधार सेवा केंद्र तो आपको जानकारी होगी कि क्या क्या डिटेल ली जाती है। तो नामांकन करने के लिए सबसे पहले तो बच्चे का नाम, जन्म, लिंग, जन्म तिथि और आवासीय पता लिया जाता है। इसके अलावा मृत्यु प्रमाण पत्र, ऊंचाई और नेत्र, ये सब लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यही आपका क्या क्या ये डिटेल आपसे ली जाती है, ठीक है। यही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा, इसका नाम है बख्तियार राहुल शर्मा, ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। निम्न में से कौन सी प्रणाली उसका नाम दर्ज करने के लिए सही सस्ता है, सस्ता नहीं होगा, यहाँ पे रास्ता होगा, सही रास्ता। तो अगर वो कह रहा है कि बख्तियार राहुल शर्मा नामांकन के लिए संपर्क किया तो उसका नाम हम कौन सी प्रणाली में दर्ज करेंगे। तो अगर वो बख्तियार राहुल शर्मा है तो हमें उसी नाम से उसका इनरोलमेंट करना होगा, ना कि बी आर शर्मा, ना कि बी राहुल शर्मा, ना कि बी आर एस, ठीक है। जो नेम आपके निवासी के डॉक्यूमेंट्स में होंगे उसी नाम से इनरोलमेंट या अपडेशन किया जाता है, ठीक है। आपको वही बख्तियार राहुल शर्मा वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में बदलाव भी हो सकता है दोस्तों, उस हिसाब से आपको ऑप्शन मिलेंगे और उत्तर भी देना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुकुमार राजपाल ने
आपसे नाम आधार के लिए नामांकन करने के लिए संपर्क किया है, आप पाते हैं कि उसके स्नातक प्रमाण पत्र जो पीओआई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है में राजकुमार राजकुमार राजपाल है, और जबकि बिजली का बिल जो पीओए के रूप में प्रस्तुत किया जाता है में राज सुकुमार पाल है। इस मामले में आप पंजीकरण प्रारूप में उसका कौन सा नाम दर्ज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस मामले में कौन सा पंजीकरण का नाम दर्ज करेंगे, अगर अलग अलग लिखा है, उल्टा सीधा लिखा है आगे पीछे, तो ऐसे में कह रहा है कि आर एस पाल, राज सुकुमार पाल, सुकुमार राजपाल, ऐसे में कौन सा लेना पड़ेगा। तो ऐसे में उसके डॉक्यूमेंट्स लेके उससे पूछ के हम निवासी द्वारा घोषित जिस हिसाब से निवासी कहेगा उस हिसाब से उसके डॉक्यूमेंट लेके हम सत्यापन या एनरोलमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए अपना दिन शुरू करने से पहले। तो ऑपरेटर को दिन शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए। नंबर 1 कहता है सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा दिनांक और समय विद्यमान दिनांक और समय है। और नंबर 2 कहता है जीपीएस को कोऑर्डिनेट कैप्चर करें। नंबर 3 कह रहा है क्षेत्र के सभी निवासियों को एसएमएस भेजें। और नंबर 4 कह रहा है सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार। तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि सिस्टम का दिनांक और सही तो समय होगा ही, लेकिन दूसरे नंबर में कह रहा है जीपीएस कोऑर्डिनेट कैप्चर करे, तो दूसरा नंबर तो डेली करना ही पड़ेगा, मैंने क्वेश्चन भी बताया इसके पहले। तीसरे नंबर में कह रहा है कि क्षेत्र के सभी निवासियों को एसएमएस भेजे, ये करने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा कह रहा है सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार है, ये भी देखना है आपको। इसलिए कौन सा पहला, प्रथम, दूसरा और चौथा, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा यही सही है। बाकी तीसरे में जो कह रहा है कि निवासियों के एसएमएस भेजे, वो करने की आवश्यकता एनरोलमेंट ऑपरेटर को नहीं हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि प्राधिकरण पंजीयकों को निवासियों से जनसांख्यिकी जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु, यहाँ पे जगह खाली है, राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अलग न हो प्रभावित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो यहाँ पे जो राशि होती है वो सुविधा शुल्क होती है। सुविधा शुल्क राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो प्रभावित करने के लिए अधिकृत कर सकता है, यानी उससे सुविधा शुल्क से अधिक वो नहीं ले सकता है। ठीक है, यही ऑप्शन आपको पहला नंबर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन कह रहा है अगला, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए जो इस्तेमाल करने वाला सॉफ्टवेयर होता है वो अद्यतन क्लाइंट लाइट होता है, अद्यतन क्लाइंट लाइट। ठीक है, यही आपको सेलेक्ट करना है, अद्यतन क्लाइंट लाइट। ये मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए अद्यतन क्लाइंट लाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, यहाँ पे जगह छुट्टी है, और आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 5 साल के वर्ग के हैं और 15 साल आयु के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। 5 साल और 15 साल के बाद अपडेट करनी चाहिए, ये अनिवार्य होता है बच्चों के लिए, क्योंकि 5 साल में फिंगर में कुछ बदलाव हो जाता है, फिर 15 साल में थोड़ा सा और अपडेट करवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को नामांकन या अद्यतन प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है, ये भी देखना है। समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर स्लिप अपलोड किए जाते हैं, ये भी ध्यान देना है। सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासी को वापस करें, बिल्कुल उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं रखना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस कर देना है। दिए गए सभी ये सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे अगर आप एनरोलमेंट ऑपरेटर बनेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक सीईएलसी ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। तो जो सीईएलसी ऑपरेटर की प्रमुख जानकारी होती है वो कहता है, ऑप्शन में देता है कि केवल नामांकन या अद्यतन प्रपत्र की जांच करना, ये जिम्मेदारी तो नहीं होती है, जान होती है लेकिन केवल नामांकन या अद्यतन कर। सीईएलसी ऑपरेटर की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि नामांकन करना या अद्यतन करना, नया एनरोलमेंट कर सकते हैं या अपडेशन करना, ये सीईएलसी ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। आपको दूसरा नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।